दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम गोलोक फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी आशा करता हूँ कि हर दिन आप 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो। आप अपने लंग, अपने हार्ट को इतना मजबूत कर रहे हो कि आप अपनी इम्यूनिटी टू द फुलेस्ट कर रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। दोस्तों आज हमारे पूरे विश्व में जो भी एनर्जी है, जो भी ऊर्जा है, यहां तक कि कोई किसी भी शास्त्र शास्त्र में अगर किसी भी ऊर्जा की बात की जाती है, वो आंतरिक ऊर्जा हो, बाह्य ऊर्जा हो, ये सभी ऊर्जा का जो स्रोत है वो है हमारा सूरज, ये सूर्य। और इस प्रकृति ने हमें इस सूरज की रोशनी जो है, ये जो जो ऊर्जा है, वो हमेशा अखंड, अक्षय ऐसे प्रदान की है। लेकिन जब हम आज की तारीख में ये जो एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम दो विषय में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस ऊर्जा के दो प्रकार हो सकते हैं। एक ऐसी ऊर्जा जो अखंड है, जो अक्षय है, जो हमेशा हमें कुदरत प्रदान करता है, मिलती है। और दूसरी ऐसी ऊर्जा जो गैर नूतनीकरण है, जिसको हम फिर से नूतनीकरण उसका नहीं कर सकते, जो नॉन रिन्यूएबल है, जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद खत्म होगी। तो शुरुआत करते हैं गैर नूतनीकरण ऐसी ऊर्जा से। दोस्तों आपको सुन के ताज्जुब होगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो ऊर्जा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में हो, ईंधन में हो, चाहे वो घर की ऊर्जा हो, चाहे वो किसी इंडस्ट्री की ऊर्जा हो, या हम लोग जो बिजली वगैरह बनाते हैं, ये सभी ऊर्जा में मैक्सिमम जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो ये ऊर्जा का है जो गैर नूतनीकरण है, जिसका नूतनीकरण नहीं हो सकता और जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन क्या है? दोस्तों जीवाश्म ईंधन वो ईंधन है कि जो प्राकृतिक परिस्थिति में पृथ्वी के अंदर पाया जाता है और वो हजारों साल पहले, लाखों साल पहले जो बायोमास, जो जीव यहाँ जिंदा थे, उनसे बना हुआ, अंडर हाई प्रेशर टेम्परेचर, तो उनसे बना हुआ ईंधन यानी जीवाश्म ईंधन है। दोस्तों इसमें जो पहला प्रकार आता है वो सॉलिड जीवाश्म ईंधन यानी घन रूप जीवाश्म ईंधन, इसकी बात होती है। और इसमें आता है कोयला। दोस्तों आज भी कोयला पूरे दुनिया में और भारत में सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला ईंधन है। हमारे देश की अगर हम बात करें तो 75% से ज्यादा बिजली, आज 75% से ज्यादा बिजली हम लोग जीवाश्म ईंधन से बनाते हैं। और जीवाश्म ईंधन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर कुछ है तो कोयला का है। आप देख सकते हैं कि पिछले साल ही 55% से ज्यादा कोयला हम लोगों ने इस्तेमाल किया इस बिजली तैयार करने के लिए। लेकिन इस कोयले के भी प्रकार है। एक ऐसा कोयला है जिसका नाम है एंथ्रासाइट, जो बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा देता है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, जो जलने के बाद एक अच्छी इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की या ऊर्जा की निर्मित होती है। उसके दूसरे पायदान पे आता है बिटुमिनस और तीसरे पायदान पे जो है वो है लिग्नाइट। अभी ये जो लिग्नाइट नाम का कोयला है, इसमें बहुत कम कैलोरीफिक वैल्यू है। ये जलता कम है लेकिन बहुत ज्यादा राख तैयार करता है और इतना ज्यादा प्रदूषण करता है। और हमारे देश में ये लिग्नाइट ही पाया जाता है। तो अभी तक आपने सुना होगा कि हम तेल के लिए 80% से ज्यादा यानी 82% हम लोग तेल का आयात करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हम लोग बिजली तैयार करने के लिए जो कोयला लगता है उसको भी बाहर से मंगाते हैं। हम ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया ऐसे देशों से कोयला मंगाते हैं जो अच्छे क्वालिटी के, और उसको यहां जलाते हैं ताकि हम लोग बिजली तैयार करें। आगे जो दूसरा द्रवरूप जीवाश्म ईंधन है उसका नाम है क्रूड ऑयल, जिसके बारे में बहुत कुछ आपको पता होगा। इस क्रूड ऑयल में से बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं। ये जो विमान का ईंधन है, जेट फ्यूल, ये जो पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, एलपीजी है, नाफ्ता, ये सारे प्रोडक्ट्स आज क्रूड ऑयल से निकलते हैं। और हमें पता है कि हम लोग विमान से लेके, हमारा घर का चूल्हे से लेके बाहर की सभी गाड़ियां इस प्रोडक्ट्स पे चलती है। सबसे ज्यादा ईंधन इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आपको पता है इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके बिना हम लोग आज जीवन का सोच भी नहीं सकते, जो हमारा दिन सुबह शुरू होने के बाद रात को खत्म होने तक
उस प्रोडक्ट का बार बार हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स है जो आप घर के बाहर निकलने के बाद आजू बाजू आपको सिर्फ वो प्रोडक्ट्स दिखेंगे और जिसके बारे में बार बार मैं बोलता रहता हूँ। वो वो रबर, वो प्लास्टिक, वो कॉस्मेटिक्स, ये पेंट्स, ये फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर और सिर्फ कई सारी चीजें, यहाँ तक कि कपड़े, ये सब कुछ जिस चीज से आते हैं उसका नाम है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। और ये भी आते हैं इस क्रूड ऑयल से। दोस्तों ये क्रूड ऑयल, ये पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स एक बहुत ऐसी चीज है कि जिसने पूरी इस पूरे पर्यावरण का संतुलन 100% बिगाड़ के रखा है और जिसके बारे में हमेशा मैं बहुत ज्यादा बोलता हूं। ये सभी प्रोडक्ट्स आते हैं क्रूड ऑयल से। आगे जो वायु रूप जीवाश्म ईंधन है वो है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस जो हमें मिलती है। इस प्राकृतिक गैस में सबसे ज्यादा होता है मीथेन और इस मीथेन को ही फिर इस प्राकृतिक गैस को ही हम लोग फिर सीएनजी करके आज इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी गैस को आज अगर हम लोग देखेंगे तो कई सारे शहरों में अभी पाइप से वो गैस घरों घर में जा रहा है और वो एलपीजी को रिप्लेस कर रहा है। यही गैस आजकल में इंडस्ट्री में भी जा रहा है और वो ऊर्जा प्रदान कर रहा है। आपने देखी होगी इसकी ऐड की, ये जो नेचुरल गैस है ये सीएनजी है, ये इको फ्रेंडली फ्यूल है, ये पर्यावरण से अनुकूल ऐसा फ्यूल है, ऐसी ऐड होती है। लेकिन दोस्तों ये नेचुरल गैस, ये सीएनजी जो अभी आपको दिखाई देता है, ये भी जीवाश्म ईंधन ही है। इससे भी ग्लोबल वार्मिंग हो ही रही है। सिर्फ कंपैरिजन अगर आप पेट्रोल डीजल के कंपैरिजन में इसको देखें तो हो सकता है कि सीएनजी का एमिशन कम है, लेकिन ये भी जीवाश्म ईंधन ही है। तो दोस्तों ये सब हुए जीवाश्म ईंधन जिसका बहुत बड़े इसमें हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दूसरी जो कैटेगरी है, जो अक्षय, जो अखंड ऊर्जा की जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसको कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। दोस्तों ये रिन्यूएबल एनर्जी, ये पूरी प्रकृति, ये पूरी दुनिया हमें प्रदान करती है। कैसे प्रदान करती है? तो नंबर 1, सूरज की रोशनी। दोस्तों सूरज की रोशनी, जैसा मैंने कहा कि दुनिया की सभी प्रकार की जो ऊर्जा है उसका मूल स्रोत है सूरज। ये सूरज की रोशनी ही ये वनस्पति, ये पेड़ पौधे सब वो लेके अपना खाना, अपना अनाज तैयार करती है और उसी अनाज पे हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड होके वो ऊर्जा दूसरे जगह जाती है। यही वो वनस्पति होती कि जो बाद में नीचे जाके हजारों सालों के बाद उसका कोयला, उसका तेल, उसका सब कुछ बना है। तो मूल स्रोत है सूरज। दूसरी है हवा। दोस्तों हवा, हमारी जो पृथ्वी है उस पर जीव सृष्टि है, उसका एक ही कारण है, वो है ये वातावरण है, हवा। ये पूरा जो वातावरण है पृथ्वी के आजू बाजू इर्द गिर्द, ये बना हुआ है हवा से। इस वातावरण बना हुआ है हवा से और ये हवा एक दूसरी तरह जाती है, घूमती रहती है ताकि वो इस टेम्परेचर को बैलेंस करे। और कई सारे ऐसे विषय है कि जिसके लिए ये हवा हमेशा घूमती रहती है और इस घूमने के चक्कर में वो बहुत बड़ी ऊर्जा हमें प्रदान कर सकती है और जो भी हम लोग ले सकते हैं और जो भी अक्षय है, अखंड है। हवा हमेशा जहाँ कम दाब का क्षेत्र होता है और जहाँ ज्यादा दाब का क्षेत्र है, तो ज्यादा दाब के क्षेत्र से वो कम दाब के क्षेत्र में जाती है और उस चक्कर में वो बहुत ज्यादा एनर्जी हमें प्रदान कर सकती है। दूसरा है पानी। दोस्तों पानी, चाहे वो बरसात का पानी हो, चाहे वो नदियों का पानी हो, चाहे वो समुद्र का पानी हो, चाहे वो डैम का हो, ये सभी तरह के जो पानी है उसमें भी एक अपनी ऊर्जा है जिसको भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और जो भी अक्षय है। इसके अलावा समुद्र में जो लहरें उठते हैं उस लहरों में भी एक ताकत, एक ऊर्जा होती है और जिसका भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी एक अखंड, एक अक्षय ऐसी ऊर्जा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमारे पृथ्वी के अंदर कहीं से भी अगर आप जाएंगे और 30 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो 30 किलोमीटर के बाद वहां सब कुछ, यानी वहां सभी पत्थर, सभी धातु, सभी द्रव रूप अवस्था में होते हैं, यानी वहां लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। और उसका कारण है कि वह बहुत बड़ी ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा को, उस द्रव रूप जिसको हम लोग लावा बोलते हैं, ज्वालामुखी, आपने सुना होगा, ज्वाला बोलते हैं। और यही ज्वालामुखी जब भी कभी हमारी पृथ्वी के पृष्ठ के ऊपर अगर कुछ रास्ता निकल आए तो वो बाहर आता है, जिसको हम लोग ज्वालामुखी बोलते हैं। कहते हैं कि हमारे पृथ्वी के अंदर भी इतनी ऊर्जा है कि हमें जितनी चाहिए उतनी ऊर्जा वो प्रदान कर सकती है और इसे भी हम लोग ले सकते हैं।
तो दोस्तों ये सभी तरह की ऊर्जा आज पर्यावरण, आज ये प्रकृति हमें प्रदान करती है जो अखंड है, अक्षय है। लेकिन हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? चलो इसको देखते हैं। नंबर 1 इज़ सोलर। दोस्तों सोलर यानी क्या? कि जो सूरज की रोशनी अखंड अक्षय ऊर्जा जो है, जो हमें मिल रही है, उसको लेने के लिए वनस्पति के बजाय हम लोगों ने एक शीट्स तैयार की है। एल्यूमिनियम सिलिका के शीट्स है और ये फिर ये ऊर्जा लेके उसका कन्वर्जन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में और इसको सोलर एनर्जी, सोलर सोलर सेल्स ऐसा कहा जाता है। दोस्तों आज पूरे दुनिया में रिन्यूएबल में सबसे ज़्यादा अगर एनर्जी की निर्मित हो रही है तो इसके अंदर हो रही है। यहाँ तक कि पेरिस एग्रीमेंट में सभी देशों ने मिलकर कसम खाई है कि हम अपने देश का तापमान, हमें अपने देश का एमिशंस इतना इतना कम करेंगे 2030 तक, 2050 तक। तो उसका पूरा जो रोड मैप, पूरा जो उन्होंने अपना एक ब्लूप्रिंट बनाई है, वो ब्लूप्रिंट भी इसके ऊपर ही आधारित है। यहाँ तक हमारे भारत को भी जितनी बिजली लगती है, जो एनर्जी लगती है, एनर्जी का हमारा भी जो रोड मैप है, जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत हम लोगों ने बनाया, वो भी सोलर के बेस पे ही है। इसके अलावा जो हवा की एनर्जी होती है, वो हवा की एनर्जी से हम लोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने जो लगाए है मशीन, उसको बहुत बड़े बड़े पंखे जैसे जो दिखती है उसको बोलते हैं विंड मिल। दोस्तों जितनी जोर से हवा चलती है उतनी जोर से ये पंखे घूमते हैं और उतनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ये भी बहुत बड़ी मात्रा में ऑलमोस्ट सभी दुनिया में सभी जगह लगाए हैं। नेक्स्ट है हाइड्रो पावर। दोस्तों पानी में जो ताकत है, पानी में जो ऊर्जा है, अगर पानी किसी किसी ऊंचाई पे है, अगर वो और वो नीचे गिर रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है और जोर से वो नीचे जब गिरता है तो अगर नीचे जहां वो गिरता है वहां हम लोग टरबाइन रखें तो उस गतिज ऊर्जा को, पानी की गतिज ऊर्जा को हम लोग लेके उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे सभी जो बांध हम लोग देखते हैं उससे हम लोग ऊर्जा तैयार कर सकते हैं। भारत ने आज़ादी के बाद बहुत बड़े बड़े डैम, बहुत बड़े बड़े बांध तैयार किए हैं और वो बहुत ये हाइड्रो पावर के बड़े सेंटर्स करके आज देश में काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हाइड्रो पावर जो कोई देश बनाता है वो है चाइना। हम जितनी हाइड्रो पावर बनाते हैं उससे 7 गुना ज़्यादा कैपेसिटी और बनाता है चाइना। टाइडल एनर्जी। दोस्तों समुद्र की लहरों में जो ताकत है, उस ताकत को, उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए भी प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में जगह जगह लगे हैं। हमारे देश की भी बात करें तो समुद्र के पश्चिम तट के ऊपर और पूर्व तट के ऊपर ये प्रोजेक्ट लगाया है। पूर्व तट के ऊपर सुंदरबन और पश्चिम तट के ऊपर कंबाट और कच्छ, ऐसे कोई किनारे हैं जहां ये प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। दुनिया की बात करें तो सबसे बड़े जो प्रोजेक्ट्स है इसमें वो इंग्लैंड ने लगाया है। जियोथर्मल एनर्जी। दोस्तों कुछ देश ऐसे हैं इस पृथ्वी के ऊपर कि जहां लावा पृथ्वी के पृष्ठभाग के नजदीक है और यहाँ इस देश ने फिर वहां उन्होंने पाइपिंग करके, उन्होंने ड्रिल करके उस एनर्जी को इस्तेमाल किया है। ऐसे देश है नॉर्वे और आइसलैंड जहां इस जियोथर्मल एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है और उसका उपयोग किया जाता है। ये भी एक अखंड ऊर्जा है। और बायोफ्यूल्स। दोस्तों बायोफ्यूल्स वो ऊर्जा है, बायोफ्यूल्स वो ईंधन है जो बायोमास या वनस्पति से बनता है। इतना सिंपल है। यानी अगर हम लोग बायोफ्यूल की बात करें जिसको जैविक ईंधन भी कहा जाता है, तो जैविक ईंधन यानी जो वनस्पति से तैयार किया हुआ ईंधन, इसको जैविक ईंधन हम लोग सिंपल भाषा में बोल सकते हैं। और इसके भी प्रकार है, कि सॉलिड, लिक्विड और वायु रूप। तो सॉलिड यानी घन रूप अगर हम लोग जैविक ईंधन देखें तो वो घन रूप जैविक ईंधन वो कोयले को रिप्लेस कर सकते हैं। कोयले की जगह पे हम लोग इसको लगा सकते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि बायोमास से हम लोग ईंटें बनाते हैं या ये पैलेट्स बनाते हैं जो आप देख सकते हैं, और ये फिर कोयले की जगह हम लोग बिजली तैयार करने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की तारीख में जो भी सॉलिड बायोफ्यूल बनते हैं वो जो हमारा एग्रीकल्चरल वेस्ट है, जो हम लोग खेती करते हैं, उसका जो बाय प्रोडक्ट होता है, उसका जो वेस्ट होता है, उससे ज्यादा करके ये बनता है। दूसरा जो है लिक्विड बायोफ्यूल यानी द्रवरूप बायोफ्यूल। उसमें पेट्रोल और डीजल ऐसे जो द्रवरूप जीवाश्म ईंधन है उसको रिप्लेस करने के हम लोग फ्यूल बनाते हैं, ईंधन बनाते हैं। तो इसमें इस जैविक ईंधन में पहला होता है बायोइथेनॉल जो पेट्रोल की जगह पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा है बायोडीजल जो डीजल की जगह पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो चलिए देखते हैं बायोइथेनॉल क्या है। दोस्तों बायोइथेनॉल यानी किसी कोई भी ऐसी वनस्पति जिसमें ज़्यादा शक्कर हो, जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हो, ज़्यादा स्टार्च हो, ऐसी चीज़ को हम लोग फर्मेंटेशन करके हम लोग इससे बायोइथेनॉल बना सकते हैं। बायोइथेनॉल यानी अल्कोहल, अल्कोहल बनाना है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिससे फर्मेंटेशन हो सकता है, ऐसी सभी चीज़ों से आज बायोइथेनॉल बनाया जा सकता है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बायोइथेनॉल बनता है, वो बनता है ब्राज़ील में। वहाँ बहुत सारे उन्होंने उसके लिए गन्ने की गन्ने की खेती की है। वहाँ गन्ने पर आधारित इस बायोइथेनॉल की और चीनी की फैक्ट्रीज है, और लगभग 60% तक उनके पेट्रोल में बायोइथेनॉल होता है। हमारे यहाँ भी जो चीनी की जो फैक्ट्रीज है, वहाँ जब हम लोग चीनी तैयार करते हैं, उसके साथ जो उसका प्रेस मड होता है या बाय प्रोडक्ट होते हैं, उसमें भी ये शक्कर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसको हम लोग इस्तेमाल करके उससे भी बायोइथेनॉल तैयार कर सकते हैं और तैयार किया जा रहा है। आज हमारे देश में भी बायोइथेनॉल के ऊपर पॉलिसी है जो कहती है कि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा बायोइथेनॉल बनाओ और पेट्रोल में ब्लेंड करो। बायोडीजल, दोस्तों किसी भी वनस्पति तेल से तैयार किया हुआ डीजल यानी बायोडीजल। वनस्पति तेल को स्टीरिफिकेशन प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस करके आप बनाते हैं ईस्टर और उसको बोलते हैं बायोडीजल। पूरी दुनिया में सभी देश अपने अपने देश में जो वनस्पति तेल अवेलेबल होता है उससे बायोडीजल बनाते हैं। यूरोप में जाएंगे तो रेपसीड ऑयल है जिससे बायोडीजल बनाते हैं। अमेरिका जाओगे तो सोयाबीन ऑयल है जिससे बायोडीजल बनाते हैं। मलेशिया में जाओगे तो पाम ऑयल है जिससे बायोडीजल बनाते हैं। तो हर देश अपना अपने तरीके से बायोडीजल बना रहा है। अपने देश की बात करें तो आपको मालूम था कि 80% से ज्यादा क्रूड ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि कोयला भी हम लोग बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं। क्या आपको पता है वेजिटेबल ऑयल वनस्पति तेल 60% से ज्यादा हम लोग बाहर से आयात करते हैं। यानी आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि वनस्पति तेल के लिए सबसे बड़ा मार्केट पूरी दुनिया में अगर कुछ है तो भारत है। हमारे आजू बाजू के छोटे छोटे देश यहाँ आके हमें अपना उनका वनस्पति तेल बेचते हैं। तो ये हमारी वनस्पति तेल की यहाँ भी परिस्थिति है। तो उस वनस्पति तेल से बायोडीजल तो बना ही नहीं सकते। तो इसीलिए क्या किया गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी 2006 में लाई थी, नेशनल बायोडीजल पॉलिसी। अभी इस पॉलिसी में, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2006, तो उस पॉलिसी में गवर्नमेंट ने ये टारगेट रखा था कि हम बायोडीजल बनाएंगे, हम अपने यहाँ वनस्पति तेल बनाएंगे। और वो वनस्पति तेल किसके ऊपर था? तो वो था जेट्रोफा के ऊपर। उन्होंने जिस वनस्पति का चुना था वो था जेट्रोफा। अभी जेट्रोफा एक ऐसी वनस्पति है, ये एक श्रब है यानी पौधा है। ये 6-7 फुट तक जाता है, उससे ज़्यादा लंबा जाता नहीं है। ये पेड़ नहीं है बहुत बड़ा, और ये भारत के सभी कोनों में आता है। भारत के सभी किसान, सभी लोग इसको अच्छी तरीके से जानते हैं। इसको अलग अलग नाम से लोग पहचानते हैं, एरंड, मोगली एरंड, रतन जोत, जमाल गोटा, ऐसे कई नाम है। तो और ये ऐसा पौधा है कि इसको अगर 2-3 साल आप पानी नहीं दे तो भी ये मरता नहीं, और अगर ये बहुत बाढ़ आई, पानी आया तो भी ये मरता नहीं, ऐसा ही पौधा है। तो भारत सरकार ने फिर डिसाइड किया कि ऐसी पॉलिसी बनाए कि हम लोग एक जेट्रोफा कर्कस लगाए। इससे जो बीजों का तेल निकलेगा उस तेल से हम लोग वनस्पति तेल बनाए और उससे हम लोग बायोडीजल बनाएंगे। और फिर 2%, 5%, 10%, 20% तक हम लोग अपना डीजल खुद बनाएंगे। तो बहुत सारे कॉर्पोरेट्स भी आ गए, उन्होंने भी इसमें काम करना शुरू किया। और गवर्नमेंट ने उन्होंने जो भी जमीन अवेलेबल थी ऐसी बैरन वगैरह, वो उन्होंने लीज के ऊपर भी दी। लेकिन जेट्रोफा चला नहीं। इसका प्रमुख कारण यह है कि इस जेट्रोफा के 200 से ज्यादा जाति है भारत में, और 10,000 से ज्यादा उपजाति है। 200 से ज्यादा जाति, 10,000 से ज्यादा उपजाति है। तो कौन सी नस्ल हम लोग लगाए अपने खेतों में, तब जाके मुझे अच्छी फसल आएगी। कौन सी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस में हम लोग करें ताकि हमें फिजिबल उसका आउटपुट यील्ड आए और हमारी फैक्ट्रियां चले। ये जो था, ये फिजिबिलिटी चली नहीं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि इसमें कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, कौन सी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो उतनी यील्ड आई नहीं और ये आगे चला नहीं, बढ़ा नहीं। आगे जो वायु रूप हमारा जैविक ईंधन है उसको बोलते हैं बायोमीथेन। ये बायोमीथेन यानी
जो प्राकृतिक गैस में जो जो नेचुरल गैस हमें मिलता है बस वैसे ही है। और जहाँ जहाँ प्राकृतिक गैस आज इस्तेमाल होता है वहाँ सभी जगह हम लोग इस बायोमीथेन का इस्तेमाल करते हैं। और ये भी बनता है, ये जो वनस्पति है उसके डाइजेशन के प्रोसेस से। डाइजेशन यानी ये 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 वेस्ट है या कोई भी ऑर्गेनिक चीज है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म करके डाइजेस्ट करके उससे हम लोग ये मिथेनाइजेशन यानी मीथेन बना सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा इस जैविक ईंधन के एक दूसरा भी वर्गीकरण है जिसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल जैविक ईंधन यानी क्या। दोस्तों फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल जैविक ईंधन यानी वो जैविक ईंधन जिसके लिए रॉ मटेरियल करके इस्तेमाल होता है खाने योग्य चीज, यानी जो रॉ मटेरियल है वो फूड है। यानी अगर अमेरिका में सोयाबीन ऑयल से वो बायोडीजल बना रहे हैं तो सोयाबीन ऑयल फूड है। वो सोयाबीन ऑयल डेवलपिंग कंट्रीज बहुत सारी जगह वो अनाज तैयार करने के लिए लग सकता है। अगर ब्राजील वो शक्कर से बना रहे हैं, शुगर केन से बना रहा है बायोइथेनॉल, तो वो जो है गन्ना वो फूड है। तो ऐसे सभी फूड से अगर कोई बायोडीजल बनाता है या बायोफ्यूल बनाता है तो उसे कहते हैं फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल, सेकंड जनरेशन जैविक ईंधन यानी वो जैविक ईंधन जहां रॉ मटेरियल फूड नहीं है, अनाज नहीं है। यानी आज हम लोग वो बायोमीथेन करके जो बायो सीएनजी तैयार करने वाले हैं ग्रास से, नेपियर ग्रास से, तो वो फूड नहीं है। अगर जेट्रोफा से हम लोगों ने बायोडीजल तैयार किया तो वो भी फूड नहीं है। अगर कचरे से हम लोग बायोडीजल तैयार करते हैं, कोई भी जैविक ईंधन तैयार करते हैं, तो वो फूड नहीं है। तो ये सब आता है सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल, दोस्तों थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल यानी क्या? यानी वो बायोफ्यूल, वो जैविक ईंधन जो आएगा अलगे से। अलगे ही क्यों, क्या स्पेशल है अलगे में? दोस्तों आपको मालूम है कि अभी ये जैविक ईंधन आता है बायोमास से, तो ज्यादा से ज्यादा बायोमास हमें चाहिए। तो सबसे ज्यादा बायोमास देने वाली अगर कोई भी वनस्पति है इस पूरी दुनिया में तो वो है अलगे। दोस्तों ये अलगे ही है कि जिससे हमारी पृथ्वी के ऊपर दुनिया शुरू हुई, यानी सजीव सृष्टि की जो शुरुआत हुई वो इस अलगे से हुई। और ये जो अलगे है ये बड़ी, ये वनस्पति नहीं है, ये एक पेशीय वनस्पति, एक पेशी, यानी एक के दो, दो के चार, चार के आठ, ऐसी होती है। और ये इसमें जो क्लोरोफिल होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो सूरज की रोशनी लेके उसकी ऊर्जा तैयार करने वाली जो कैपेसिटी होती है उस अलगे में, वो कैपेसिटी इस वनस्पति में यानी अलगे में सबसे ज्यादा है। यानी जो सभी वनस्पति है दुनिया में सबसे ज्यादा एफिशिएंट वनस्पति इस ऊर्जा देने वाले कोई है तो वो अलगे है। और यहां तक के सबसे ज्यादा बायोमास, यानी कुछ ऐसे इस अलगे के अगर आप देखोगे इतने सारे प्रकार है, इतने सारे वैरायटीज है, नॉन वैरायटीज इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जिनके बारे में जानकारी है, ऐसे 3 लाख वैरायटीज है अलगे के। 3 लाख। कोई समुद्र के पानी में आता है, कोई अच्छे पानी में आता है, कोई यहाँ आता है, वहां आता है, सभी जगह अलगे आता है। और आपको उनको पानी लगता है सिर्फ पानी के ऊपर का, सिर्फ वो 1 सेंटीमीटर का ऊपर का हिस्सा, नीचे नहीं रहते अलगे, ऊपर ही रहते हैं। और कुछ तो अलगे ऐसे कि जो 4 घंटे में डबल हो जाते हैं, 4 घंटे 8 घंटे। तो आने वाले दिनों में अगर बहुत ज्यादा हमें बायोमास चाहिए प्रति एकड़, प्रति गुंठा या प्रति हेक्टर, तो वो ज्यादा बायोमास के लिए आने वाला है अलगे। और इससे जो बायोमास होता है उसको बोलते हैं बायोफ्यूल होता है, वो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल। और इसके आगे है फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल। यानी क्या? तो फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल में जो रॉ मटेरियल रहेगा वो जेनेटिकली इंजीनियर है। यानी जो वनस्पति रहेगी उस वनस्पति में भी हम लोग साइंटिस्ट लोग काम करेंगे और वनस्पति और बेहतर बनाएंगे ताकि बायोफ्यूल जैविक ईंधन और बेहतर। इसमें सिर्फ वनस्पति नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसका भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे और ऐसा रॉ मटेरियल बनाएंगे जिससे हम लोग बना सकते हैं बायो क्रूड ऑयल। यानी जो क्रूड ऑयल आज हम लोग बाहर से मंगाते हैं, जो जीवाश्म है, जो पृथ्वी के अंदर लाखों सालों के बाद तैयार हुआ है, उसको हम लोग कुछ मिनट में तैयार करेंगे। ये बायो क्रूड वैसे ही होगा, बहुत शुद्ध होगा इस क्रूड से। और और उससे ये जेट फ्यूल, यानी जिसको बोला जाएगा ग्रीन जेट, ग्रीन डीजल, ग्रीन पेट्रोल, ऐसी सब चीजें आने वाली। और मैं आपको
बताने में बहुत फक्र महसूस कर रहा हूँ कि इन सभी चीज़ों में अभी इतने 20 साल से जब एमसीएल काम कर रही है, तो हमारे सभी लोगों ने, प्रमोटर्स ने इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये जो बायोफ्यूल्स है, ये जो जैविक ईंधन है, ये सभी बनते हैं प्रकृति के नियमों पर आधार पर। कैसे बनते हैं ये? अब ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बाकी के ईंधन या रिन्यूएबल ईंधन में और इस बायोफ्यूल्स में या जैविक ईंधन में। आपने देखा कि बायोइथेनॉल बनता है फर्मेंटेशन प्रोसेस से, बायोडीजल बनता है स्टेरिफिकेशन प्रोसेस से। हमने देखा कि सीएनजी हमारा बनता है वो सिंपल डाइजेशन, और वो भी कौन बना करता है वो डाइजेशन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग जो भी यहाँ जो भी चीज कर रहे हैं ना, वो सभी प्रकृति का जो नियम है, जैसे प्रकृति कर रही है इतने सालों से, उसी को ही फॉलो करके हम लोग जैविक ईंधन यानी बायोफ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो बायोफ्यूल्स है ना, ये जो जैविक ईंधन है, ये हम आज हमारी जो व्यवस्था बनी हुई है ईंधन यूज करने की, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इस सभी व्यवस्था में हम लोग डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आपकी कोई भी गाड़ी हो, पेट्रोल की, डीजल की, टू व्हीलर से लेके फोर व्हीलर, ट्रक, बस, कुछ भी गाड़ी हो, वहां हम लोग अपना सीएनजी डायरेक्टली डाल सकते हैं, उसको कन्वर्ट सकते हो, डाल सकते हैं। आपका जो चूल्हा है वहां हम लोग एलपीजी की जगह हमारा ईंधन, और जहां कोई भी मशीन हो जो आज की तारीख में इस जीवाश्म ईंधन के ऊपर चल रही है, उस मशीन को हम अपने इस ईंधन के ऊपर चला सकते हैं, उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उसको चला सकते हैं। इसको कहते हैं ड्रॉप इन फ्यूल्स। और जैविक ईंधन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग ये पूरा जो आज व्यवस्था बनी हुई है, उसमें हम लोग अपना ईंधन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वैसा नहीं इलेक्ट्रिक कार जैसा है। अभी आपकी कोई भी कार, कोई भी पेट्रोल डीजल की कार, कोई भी वाहन, कोई भी मशीन आपका इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कन्वर्ट नहीं हो सकता। उसको अलग ही मशीन की जरूरत होती है, अलग ही गाड़ी आपको लेनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। जो गाड़ी आप लेगी उसको 60% जो खर्चा है वो उस बैटरी का होता है, जो 3-4 साल कितनी चलेगी वो बाद में आने वाला वक्त ही बताएगा। तो हमारे जो है वो ड्रॉपिंग फ्यूल्स है। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट हमें लगने वाली है, यानी अभी पूरी भारत में या भारत के बाहर भी हम लोग इस हमारे ईंधन को बेचने वाले हैं, तो इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगने वाला, जो वो ऑलरेडी जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज है मार्केट में, इसका ही हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत कम कॉस्ट, निग्लिजिबल कॉस्ट इसमें लगने वाली है। लेकिन बाकी का जो इस ईंधन के ऊपर बाकी की कंपनियां काम कर रही है अपना माल बेचने के लिए, उसकी अगर बात करें आप, ये बैटरीज और बाकी सब कुछ, तो वहां तो वो चार्जिंग स्टेशन या बहुत सारी चीज, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है। आपका चूल्हा नहीं चलेगा उसके ऊपर, चूल्हा भी बदलना पड़ेगा, सब कुछ बदलना पड़ेगा, तब जाके वो इलेक्ट्रिसिटी या बिजली की हम लोग बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, और ये बायोफ्यूल जो बनाते हैं देश, उसकी अगर आप देखोगे कौन सबसे ज्यादा बायोफ्यूल बनाता है, तो सबसे ज्यादा अमेरिका बायोफ्यूल बनाता है। अमेरिका आप देख सकते हैं कि 9 लाख से ज्यादा 9 लाख से ज्यादा बैरल्स पर डे इतना बायोफ्यूल बनाता है हर दिन। 9,46,000 बैरल्स पर डे इतना बायोफ्यूल बनाता है। ब्राजील 2 नंबर पे है और वो 4,49,000 इतने बैरल इतने दिन का बनाता है। और बाकी आप देख सकते हैं कि पहले 10 देशों में कुछ छोटे छोटे देश भी है, थाईलैंड भी है जो ये बनाता है, लेकिन इन 10 देशों में भारत कहीं नहीं। यानी छोटे छोटे देश भी है बायोफ्यूल बनाते हैं, लेकिन भारत तो कहीं नहीं। लेकिन एमसीएल जो काम करने वाली है, एमसीएल जो मिनिमम बिजनेस करने वाली है ना, हर तहसील में हमारा जो टारगेट है, जो उद्देश्य है, और मुझे पता है आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं तो आज ही रेडी है। वो सभी तहसील मिलके हम लोग जो अमेरिका बना रही है उससे कम से कम 4 गुना इतना जैविक ईंधन बनाने वाले। लेकिन ये तो रही बात मिनिमम की। जो हमारी कैपेसिटी है, जो हमारी काबिलियत है, जितना हमें प्रकृति ने दिया है, जो हम लोग कर सकते हैं, वो है 20 गुना। यानी आज पूरी दुनिया में अमेरिका जितना बना रहा है ना, उससे 20 गुना इतना बड़ा जैविक ईंधन हम लोग तैयार करने वाले हैं, एमसीएल तैयार करने वाले। तो ये बायोफ्यूल्स, ये जैविक ईंधन ये पूरे रिन्यूएबल फ्यूल्स में सर्वश्रेष्ठ ऐसे बायोफ्यूल्स, और यही सस्टेनेबल है। आने वाले हजारों सालों तक लोगों को, ये डेवलपिंग इकोनॉमीज जो है, उसको ऊर्जा प्रदान करने वाला अगर कोई सस्टेनेबल ईंधन है तो बायोफ्यूल्स ही है। और उसका कारण है क्योंकि जिस नियमों के आधार पर ये पूरा संसार आज चल रहा है, जिस नियमों के आधार पर ये प्रकृति सभी चीज का ख्याल रख रही है,
उसी नियमों के आधार पर इस जैविक ईंधन का निर्माण होता है। दोस्तों, आज हमारे दुनिया में कई अलग अलग धर्म है, लेकिन इसके पहले जब आदमी, ये जानवर जो है उससे थोड़ा सा बेहतर था, वो समाज व्यवस्था ज़्यादा कुछ नहीं थी, यहाँ वहाँ घूमता था, एग्रीकल्चर शुरुआत हुई थी सिर्फ। तो ये सब वो सब जो पहले दिन थे, तब ये इंसान, मानव, सिर्फ भगवान, ये प्रकृति की ये जो अखंड ऊर्जा प्रदान करने वाली चीजें हैं ना, उसका ही वो उसको ही वो पूछता था, और वही एक धर्म था, और उसको कहते हैं अर्थ रिलीजन, यानी प्रकृति, ये अपनी धरती में वही धर्म था। और बाद में ऑफकोर्स जैसे समाज व्यवस्था का निर्माण हुआ, तो इस तो काफी सारे क्वेश्चंस, काफी सारे प्रश्न थे, उस प्रश्नों को उत्तर देने के लिए, इस समाज की व्यवस्था सही रखने के लिए धर्म तैयार हुए। तो ये हमारी जो प्रकृति है, ये जो हमारा पर्यावरण है, पहले बहुत साल से, जब से ये ब्रह्मांड या जब से ये संसार चालू हुआ है, जब से समाज व्यवस्था की भी बात नहीं, बहुत से पहले से लेके अभी तक ये पूरी प्रकृति या पूरा जो विश्व जो चल रहा है, जिस प्रिंसिपल के आधार पर चल रहा है, जिस 5 एलिमेंट से ये पूरा नेचर, ये पूरा प्रकृति बनी हुई है, यानी आप मैं सब कुछ जो बने हुए हैं इस 5 चीजों के ऊपर, ये 5 वो चीज है, हवा, अग्नि यानी सूरज, पानी, ये धरती और आकाश। और दोस्तों, यही वो 5 चीजें हैं जिससे हम लोग ये अक्षय ऊर्जा ऊर्जा ले रहे हैं, और जिससे रिन्यूएबल्स बनता है। और बायोफ्यूल्स, जैविक ईंधन, ये इन्हीं 5 तत्वों के आधार पर काम करते हैं दोस्तों। और इतना ही नहीं, सबसे अच्छी बात यह है कि ये सभी बायो ईंधन के, ये जैविक ईंधन के या बायोफ्यूल्स के प्रोजेक्ट हम लोग जो लगाते हैं, वो ट्रिपल बॉटम लाइन प्रोजेक्ट है। यानी आज अगर कोई सोलर का प्रोजेक्ट लगाता है तो कैसे लगाता है? वो वैसे ही लगाता है जैसे कोई मोबाइल की फैक्ट्री हो, बहुत बड़ी अपनी फैक्ट्री लगाई, हर दिन 5,000 10,000 मोबाइल तैयार कर रहे हैं, वैसे ही 100 एकड़ 200 एकड़ 500 एकड़ उसने जमीन ली, और वहां उसने सोलर के पैनल रखे, वहां बहुत सारे लोग रखे, वो सब उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, वो उनको पगार तनख्वाह दे रहे हैं, और वैसे ही चल रहा है। यानी बड़ी कंपनी जैसा काम अभी तक करते रहे, जैसे पैसा डाल के पैसा कमाना, वैसे आज चालू है। जैविक ईंधन का वैसा नहीं। आज हम सब जैविक ईंधन की बात करते हैं, जब हम लोग प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, तब आप सोचिए कितनी सारी जमीन हम लोग प्राकृतिक व्यवस्था में लाएंगे, कितनी सारी जमीन से कितना अच्छा इनकम हम लोग हमारे किसानों को देंगे, किसानों के ऊपर, इस एग्रीकल्चर के ऊपर कितने सारे लोग आज डिपेंडेंट है, उनका सक्षमीकरण हम लोग करेंगे। आज ग्राम पंचायत के लेवल पे जो प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं एमबीपी, वो महिला बचत गट करने वाले, तो महिला, उनका सबका सक्षमीकरण हम लोग करेंगे। ये करते करते हमारे पूरी प्रकृति का ख्याल भी हम लोग रखेंगे, और ऑफ कोर्स ये पैसे भी कमाएंगे। तो ये जो चीज है ना, ट्रिपल बॉटम लाइन प्रोजेक्ट, ये सिर्फ आएगी सिर्फ और सिर्फ इस जैविक ईंधन से। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज की तारीख में है, सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर आज कुछ है तो है ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों, आज जिस घर में हम लोग रह रहे हैं, वो घर पूरी तरह से जल रहा है, बर्बाद हो रहा है। एक ही अपनी पृथ्वी है, एक ही, जो पूरी तरह से हम लोग उसको पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। और इस बर्बादी का कारण है ग्लोबल वार्मिंग। बर्बादी का कारण है कि हमारा टेम्परेचर, हमारा तापमान ये बढ़ रहा है। और कैसे बढ़ता है ये हमारा जो पर्यावरण है, वातावरण है, पृथ्वी है, पृथ्वी के बाजू में वातावरण है, उस वातावरण में वो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। कैसे होता है ये? तो ऐसे होता है, देखो, वो सूरज है और रोशनी है, और पृथ्वी है। सूरज क्या करता है कि अपनी रोशनी पृथ्वी को देता है, और वो किरणें आते हैं और चले जाते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं और चले जाते हैं, इस वातावरण में आते हैं और निकलते हैं। लेकिन कुछ अभी ऐसे घटक हम लोग तैयार कर रहे हैं जो इस वातावरण में बढ़ रहे हैं। वो क्या करते हैं कि सूरज की रोशनी लेते हैं और छोड़ते नहीं, उसको वैसे दबा के रखते हैं, उसको परावर्तित नहीं करते, और इसको ही कहते हैं हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस। और नंबर 1 कोई इसमें है सबसे बड़ा शत्रु, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और एक कार्बन डाइऑक्साइड आता है इस जीवाश्म ईंधन से, और इस जीवाश्म ईंधन की वजह से आज पूरा जो टेम्परेचर बढ़ता है। और अभी तक देखो, ये सभी कुछ जीवाश्म ईंधन कब से आए? सिर्फ पिछले 150 पौने 200 यानी 200 साल के कम, इतने समय से सिर्फ जीवाश्म ईंधन है।
उसके पहले नहीं था ना, उसके पहले तो हम लोग अपनी जो प्राकृतिक व्यवस्था है उसके आधार से कर रहे थे। लेकिन पिछले 150-200 साल में हम लोगों ने जो तबाही की है, हम लोगों ने पूरी दुनिया का तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया है। 1 डिग्री सेल्सियस। आपको लगेगा क्या फर्क पड़ता है? 1 डिग्री सेल्सियस से अगर पूरी दुनिया का तापमान बढ़ गया तो क्या इतना फर्क पड़ता है? दोस्तों, 1 डिग्री सेल्सियस से दुनिया का सबसे बड़ा हिमनद, जिसकी साइज 4,500 किलोमीटर स्क्वायर, इतना बड़ा हिमनद है, वो पिछले महीने टूट के बिखर जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस से ये तोपके आता है, वहां व्यास आता है। पिछले साल अम्फन था, पिछले साल निसर्ग था, और न जाने कितने तूफान आते हैं। ये 1 डिग्री सेल्सियस की वजह से इतने सारे बाढ़ आते हैं। 1 डिग्री सेल्सियस की वजह से इतना सारा सूखा पड़ता है। 1 डिग्री सेल्सियस की वजह से दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में आग लगती है कि जिसमें करोड़ों जानवर मरते हैं। 1 डिग्री सेल्सियस से वो जो हमारा लंग है, जो हमारा एक जो फुफ्फुस हम लोग बोलते हैं, जो सीना है, वो अमेज़न का जंगल वो जलता है और खाक हो जाता है। दोस्तों, इस 1 डिग्री सेल्सियस की वजह से बहुत बड़ी तबाही हो रही है। और ये तो अच्छी बात है कि हमारी धरती के ऊपर 71% पानी है। 71% पानी है और सिर्फ 29% हमारे यहाँ जमीन है। और ये पानी ही 93% से ज्यादा जो जो तापमान बढ़ रहा है उसको सोख ले रहा है। और सिर्फ ये बाकी का जो बचा हुआ है 6.5%, उसमें सिर्फ 2% इतना ही हमारे जमीन के ऊपर आ रहा है, और उससे इतनी तबाही हो रही है। सोचिए अगर ये नहीं होता था, प्रकृति इसका नया ख्याल नहीं रख सकती तो क्या होता। और कैसी रचना की है देखो, इस पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी को भी ऐसे बनाया कि वहां 71% पानी है और बाकी जमीन है। हमारे अंदर, हमारे बदन, मैं बात कर रहा हूँ सब कुछ जो देख रहे हैं ना, मेरे अंदर भी 70% पानी है, आपके अंदर 70% पानी। और ये सब कुछ बनता है वो 5 एलिमेंट से, वो 5 तत्वों से, और उससे ही बनता है अपना जैविक ईंधन। और यही सस्टेनेबिलिटी है। ये सभी जो अभी जीवाश्म ईंधन हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, ये कार्बन पॉजिटिव है। यानी क्या, ज्यादा कार्बन जैसे आप इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा से ज्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जाएगा, ज्यादा वो गर्मी बढ़ाएगा, तापमान बढ़ाएगा और बर्बादी बढ़ाएगा। और ये भी जो सोलर और विंड की बात कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं कि ये कार्बन न्यूट्रल बोल रहे हैं। अभी कार्बन न्यूट्रल कितना है वो तो आगे की बात है डिबेट की, लेकिन कार्बन न्यूट्रल यानी वो कोई भी नया कार्बन उसमें इस वातावरण में डाल नहीं रहे। लेकिन हमारे बायोफ्यूल की तरफ देखिए ना, हमारे जैविक ईंधन की तरफ देखिए। जैविक ईंधन क्या करता है? जैविक ईंधन तो इतना जबरदस्त काम करता है, मैं तो बोलता हूं कि सोल्यूशन है जैविक ईंधन। जैविक ईंधन की नाक के कोई कार्बन डालता है? कार्बन तो कोई डालता ही नहीं, पहली बात तो जैविक ईंधन। दूसरी बात, जो भी कार्बन, जो भी कचरा आज इस तापमान में है और जिससे ये पूरा तापमान बढ़ रहा है, उस कचरे को, उस कार्बन को सोख ले रहा है। हमारा जैविक ईंधन ये कार्बन को सोख लेगा और उसका सिक्वेस्ट्रेशन करके उसका क्या बनाएगा? फर्टिलाइजर, और वो डालेगा जमीन में, कार्बन में। तो ये काम कर रहा है। ऐसा समझिए कि आज हम लोग जिस घर में रहे, इस घर में पूरा काला धुआं छाया हुआ है, उस धुएं को निकालने का काम करेगा ये कार्बन, ये हमारा बायोफ्यूल, जैविक ईंधन। दोस्तों, आज पूरी दुनिया की जो तबाही कर रहे हैं ना, ये 2 चीजें, ये फॉसिल फ्यूल, ये जीवाश्म ईंधन, और ये पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं। पूरे जो संसार, जो व्यवस्था इतने सालों से, करोड़ों साल से, इतने सारे करोड़ों जीव है जिनका जिनका ख्याल रख रही थी जो हमारी माँ, उसको बर्बाद करके रखा हम लोगों ने। और ये जो कोरोना को जो हम लोग झेल रहे हैं ना पिछले 2 साल से, अभी कोरोना कहाँ से आया? ये कोरोना वगैरह जो हम लोग बोलते कहाँ से आया? ये कि ब्रह्मांड से आया हुआ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या? अरे ये ऐसे कई सारे सूक्ष्म जीव है जिनका अपना अपना घर है ना, जो अपने बाजू के दूसरे जानवर के अंदर रहते थे, सभी जगह रहते थे, और वो और एक व्यवस्था में रहते थे ना। तू अपने घर में रहा, मैं अपने घर में रहूं, और सबका ख्याल रख रही थी ये अपनी धरती माँ, ये पर्यावरण। इतना बिगाड़ के रखा है पिछले 150-200 साल में हम लोगों ने, इस पूरे व्यवस्था को इतने तरीके से बिगाड़ दिया है कि ये कोरोना अपना घर छोड़ के हमारे घर आ रहा है। और ये सब कुछ जो हो रहा है ना, यानी कोई वैक्सीन आएगा, कोई आएगा, इससे ये नहीं हो जाएगी। इससे कई गुना कंपैरिजन नहीं कर सकते, कई गुना बड़ा है ये आज का प्रॉब्लम, ये आज की इमरजेंसी।
कैसे हम लोगों ने सबने सभी देशों ने कोरोना के ऊपर रिएक्ट किया, सब कुछ बंद कर दिया, सब कुछ कंप्लीट लॉकडाउन किया। कहीं कोई जाएगा नहीं, घर से बाहर निकलेगा नहीं, आप भूखे मरो उधर, लेकिन जाएगा नहीं, कोरोना फैलेगा। अरे कोरोना की बात कर रहे हैं, 97-98% लोग जिंदा रहते हैं, 2-3% मरते उस पे। और हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, उस क्लाइमेट इमरजेंसी की बात कर रहे हैं कि जहां तो बचना मुश्किल ही, मतलब नामुमकिन है, जहां सोच भी नहीं सकते हम लोग। कितना प्लास्टिक, कितना रबर उस समुद्र में है, नदी में, कैसे निकालेंगे उनको? कैसे ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिससे इतने तूफान हो रहे हैं, इतनी तबाही हो रही है, कैसे उसको करेंगे रिवर्स? मैं तो बोलता हूं कि आप सबने ये वैसे ही काम करना चाहिए जैसे हम लोग, जैसे जैसे इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए किया ना, वैसे ही काम हम लोगों ने इस सॉरी कोरोना के लिए किया, वैसे ही काम हमने ग्लोबल वार्मिंग के लिए करना चाहिए। उतने ही ज्यादा रिएक्टिव, उतने ही ज्यादा काम हम लोगों ने इस इमरजेंसी को लेकर करना चाहिए। और यही काम करेगी अभी अभी पेरिस एग्रीमेंट। अभी पेरिस एग्रीमेंट में भी अगर देखो, पेरिस एग्रीमेंट के पहले कितने सारे लोग कितने सारे दिनों से बोलते आ रहे हैं। पेरिस एग्रीमेंट में सभी देश आए, उन्होंने बोला नहीं नहीं ये इमरजेंसी है, ऐसा है वैसा है। और हम लोग कसम खाते हैं, हम लोग एग्रीमेंट पे साइन करते हैं कि हम लोग 2030 तक, 2050 तक इसको बहुत कम करेंगे, सब कुछ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जीवाश्म ईंधन का उपयोग नहीं करेंगे, पेट्रोकेमिकल को छोड़ देंगे, सब कुछ। और क्या चल रहा है अभी इतने सालों से? अगर आप देखोगे तो लोग फिर भी वो पेरिस एग्रीमेंट के पहले और पेरिस एग्रीमेंट के बाद भी, और इतना कुछ होने के बाद भी, अमेजोन को कुछ हो, अमेरिका में कितने बड़े तूफान आए, ऑस्ट्रेलिया में कुछ हो, भारत में कुछ हो, लोग सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रहे हैं। लोग उसी चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिस चीज में उनको पैसे मिलते हैं। जो मैं माल बेच सकता हूं, लोगों को आराम से बस उसमें डाल रहा हूं। डेवलप कंट्री नहीं ले रहे, यूरोप नहीं ले रहे, तो डेवलपिंग कंट्रीज में जाए, चल माल उधर उधर अफ्रीका में बेचेंगे, एशियन कंट्रीज में बेचेंगे। कोई कुछ ज्यादा उसके ऊपर सीरियस नहीं। और ये भी जो क्लाइमेट चेंज ये सब चल रहा है ना, लोग सिर्फ अपना, मेरे घर को कुछ हो रहा है क्या, बस उतना देखते हैं, और कोई इसकी ज्यादा फिक्र नहीं कर रहा। और दोस्तों, ये जो परिस्थिति अभी पूरी दुनिया में तैयार हुई है, बहुत चिंताजनक परिस्थिति है। आप किसी भी देश में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, करोड़ों लोग, जिनको लगता है कि कुछ करें, जो बहुत गलत हो रहा है, वो मोर्चे निकाल रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ वो उतनी तरीके से नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। और ये परिस्थिति दिन ब दिन बहुत भयंकर होती जा रही है, और ऐसे में ही काम करेगी एमसीएल। दोस्तों, एमसीएल पूरी दुनिया को अभी दिखा देंगे कि क्या रास्ता है। इसलिए हम लोग 100 प्रोजेक्ट बहुत जल्दी करेंगे। ये पूरी जो व्यवस्था है ना, जिस तरह से हम लोग आज बिजनेस कर रहे हैं ना, वो पूरा करके दिखाएंगे दुनिया को कि करना क्या है। आपको क्या लगता है क्यों हम लोग ये एमपीओ के पीछे पड़ रहे हैं? क्यों हम लोग बोलते हैं कि 10,000 मेंबर करो? क्योंकि ये ऐसी चीज है ना, ये ऐसी इमरजेंसी है कि इसमें हम लोग बार बार सरकार को बोल के या दुनिया को बोल के चुप नहीं बैठ सकते। अगर उनसे नहीं होगा तो हम लोग आएंगे ना, हम लोग आएंगे, हम लोग करेंगे, हर कोई अपना कंट्रीब्यूट करेगा। मैं अगर अपने घर में रहता हूं, मैं अपना सुबह का जो ब्रश है वो भी प्लास्टिक का नहीं यूज करूंगा। उससे लेकर मैं जो भी चीज मेरे से हो सकती है मैं नहीं करूंगा। ये काम कैसे करना है वो करेगी एमसीएल। एमसीएल आने वाले दिनों में पूरी दुनिया को बताएगी कैसे इस स्थिति को सुधारेंगे, कैसे हम लोग फिर से इस इकोसिस्टम को, इस पर्यावरण का संतुलन बनाएंगे, कैसे ये पूरी जो धरती माँ का अपना जो नियम है, उस नियम के आधारित इस दुनिया को फिर से इसको संतुलन करेंगे। दोस्तों, आने वाले दिनों में हम इसको करने वाले हैं। लेकिन आज मेरी सभी जो हमारे उद्योजक है, जो हमारे ग्राम पंचायत लेवल के उद्योजक है, जो हमारे तहसील लेवल के उद्योजक है, और सभी चैनल पार्टनर, सभी लोग जो हमारे काम कर रहे हैं, मैं आपको बोलूंगा कि हमें आज इसके बाद, आज यानी हमेशा के लिए इसके बाद जो काम करना है ना, वो बिजनेस जैसे काम ही नहीं करना है, हमें एक आंदोलन जैसे काम करना है, आंदोलन। क्योंकि ये जिस समस्या, जो प्रॉब्लम है ना, इसको आंदोलन जैसे ही काम करना पड़ेगा। देखो, हम लोग एनजीओ नहीं चला रहे। अगर आप बिजनेस की बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग एनजीओ नहीं चला रहे। इसके ऊपर सोल्यूशन क्या है, तो ये इस प्रोडक्ट्स को तैयार करना और बेचना, तो करना तो बिजनेस ही है, राइट। मैं तो कहता हूं कि इतने सारे प्रोडक्ट्स, अगर आप ग्राम पंचायत लेवल पे भी अगर एंटरप्रेन्योर हो, तो इतने सारे प्रोडक्ट्स हम लोग हर घर में हमको जाके बेचने हैं। यानी मैं हमेशा कहता हूं कि आप वो साबुन की टिकिया से लेके
चप्पल तक, ये सारी चीजें हमें रिप्लेस करनी है हमारे प्रोडक्ट के साथ, जो किसान तैयार तैयार करेंगे। ये तो है ही। और इस पूरे सिस्टम, ये सब पूरे पूरे करने में आपको अच्छी खासी इनकम आएगी। बिजनेस करने आए ना, हमको ऐसा लगता है ना कि हमारे ऊपर कर्जा ना हो, एक अच्छी इनकम हमें मिले, अच्छा घर हो, गाड़ी हो, एक सब कुछ जो आपको लगता है कि बिजनेस में जो होना चाहिए वो सब कुछ इसमें मिलेगा, बिकॉज इतना स्कोप है इसमें। हम लोग ईंधन की बात कर रहे हैं, दूसरी जगह ये सारे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट को रिप्लेस करने की बात कर रही है। सब कुछ हम लोग तो बेचेंगे और इसमें बहुत अच्छी इनकम आएगी। और आज भारत में इतना पोटेंशियल है कि हम पूरे दिन दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था फिर से बन सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या कारण है कि हजारों साल तक हम लोग दुनिया की एक तिहाई अर्थव्यवस्था हमारे हमारे इसमें थी, हम कंट्रीब्यूट करते थे। कुछ लोगों का तो ऐसा मानना है कि एक तिहाई नहीं, दो तिहाई हम लोग इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था थी। तो दोस्तों वो है हमारे पास। आज जो भी एमसीएल परिवार में आप काम कर रहे हैं ना, बिजनेसमैन करके, एंटरप्रेन्योर करके, उद्योजक करके, आप चिंता मत करो इनकम की, वो बाय डिफॉल्ट आने वाला है। लेकिन आप सोचिए उद्देश्य को, मकसद को, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक काम हमको ऐसे नहीं करना पड़ेगा कि इतना माल तैयार करके और बेचा, वो सोच नहीं करनी हमको। हमको तो ऐसा देखना कि हर एक फैमिली, हर एक इंसान इसमें आ जाए, इस मूवमेंट में आए, इस आंदोलन में आए, और ये आज इस आंदोलन में बचाए नहीं लोगों को। ये कहा जाएंगे, ये जो बोल नहीं सकते से कितने जीव जंतु आज हर दिन तबाह हो रहे हैं, कौन इनका ख्याल रखेगा। दोस्तों इसलिए हम सबको एक आंदोलन जैसे ही इसको काम करना है, प्रोडक्ट बेस्ड काम नहीं करना है। और सबसे अगर चीज इसमें कोई इंपॉर्टेंट है तो वो है सैटरडे सेशंस। दोस्तों सैटरडे सेशन है जो ये आंदोलन का काम करेगा। और जो तहसील लेवल के उद्योजक है ना, उससे भी इंपॉर्टेंट है ये ग्राम पंचायत लेवल के उद्योजक। ग्राम पंचायत लेवल के उद्योजक, तहसील बनता है ग्राम पंचायतों से। अगर तहसील को अच्छी तरह से सुजलाम सुफलाम करना है तो सिर्फ 4-5 ग्राम अच्छे बने उसके नहीं काम चलेगा ना, हमें तो हर ग्राम पंचायत को अच्छा बनाना है। और ग्राम पंचायत हमारा बेसिक यूनिट है। हर ग्राम पंचायत के ऊपर वो सैटरडे सेशन होने चाहिए। और मैं नहीं बोलता कि वो सैटरडे सेशन के लिए आप ये ऑनलाइन मीटिंग करो, ऐसा सब करो, नहीं करो, आप डायरेक्ट मीटिंग लो। पर अपने गांव में कोई समाज मंदिर होता है, कोई मंदिर होता है, कोई चर्च होता है, कोई गुरुद्वारा होती है, कोई मॉस्क होता है, तो वहां हर हफ्ते उस दिन को उस टाइम पे सब मिलो ना, सब मिलो और बोलो कि हमारे गांव में कैसे हम लोग किसानों को कैसे ना कि आय बढ़ा सकते हैं, कैसे यहाँ के जो युवा है उनको नौकरियां दे सकते हैं, कैसे हम लोग ये पूरी जो जमीन जो खंडर है या जो कुछ है उसको ज्यादा अंदर ला सकते हैं। ये पूरा जो हर हफ्ते जो करने वाला काम है ना, इससे बनेगा हमारा आंदोलन। अगले हफ्ते अगले शुक्रवार को मैं इस एमवीपी के बारे में बहुत डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग इसको सबसे स्ट्रांग हमारी बुनियाद हम बनाएंगे। तो दोस्तों मेरी यही आशा है कि आप जो अपना अच्छा काम कर रहे हैं वैसे जारी रखिए, ऐसे ही आने वाले दिनों में इसको बहुत जोर से, क्योंकि जिस मकसद के लिए हम लोग यहाँ आए ना वो मकसद बहुत 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 ही सबसे बढ़कर है। ये बिजनेस पैसे वैसे ये सबसे 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 बढ़कर है। और जब हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे ना, तो उसकी जैसी खुशी वो किसी पैसे या बिजनेस से नहीं है।